बेटा आज हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इस बात को चेक करेंगे कि डी ब्लॉक में आए हुए 40 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। आपने पिछले वीडियो पर पढ़ के रखा था कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d 1 to 10 एंड ns 1 to 2, अर्थात सबसे बाहरी कक्षा में जो s उपकोष होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे अंदर की कक्षा में d पर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम दिखा सकते हैं, हम उस व्यवस्था को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कुछ विशेष चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेटा मैं लिखे देता हूं किन किन चीजों पर विशेष प्रकार से डिपेंड करता है। तो इस बात को सबसे पहले चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा अगर किसी भी परमाणु का, इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होगा उस परमाणु का, वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थायित्व को प्राप्त कर ले। इसलिए वो अपनी एक ऐसी अरेंजमेंट बनाकर तैयार करता है, तैयार करना चाहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छी व्यवस्था पर हो, स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा हो। परमाणु जिस अवस्था पर सबसे ज्यादा स्टेबल हो सके ऐसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बनाना चाहता है परमाणु। और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में मैं बताऊं, दो चीजें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपका उपकोष, अगर कोई भी उपकोष पूर्ण भरित है, पूर्ण भरित का मतलब है पूर्ण रूप से भरा है, कंप्लीटली फिल्ड है। आपने उपकोष को लिया, उपकोष में आपने ऑर्बिटल्स को चेक किया और अगर आपको ऐसा लगा कि हमारा ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे मैं एक आपको बता दूं, उपकोष पूर्ण भरित का मतलब है अगर s उपकोष हुआ तो उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, p उपकोष हुआ तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, d उपकोष हुआ तो उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3, और अगर f हुआ तो उसमें 7 होते हैं। मैं f को अभी नहीं बनाता हूं, अभी आप केवल s, p और d को चेक करेंगे। s उपकोष कब स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर लेता है, अर्थात s उपकोष कंप्लीटली भर गया। अगर s उपकोष कंप्लीटली भर गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। अगर p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का को भरना है तो p उपकोष में जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो p उपकोष स्थायित्व को प्राप्त करेगा। और d उपकोष के लिए बेटा यही होता है 10 इलेक्ट्रॉन से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब स्थायी होता है, जब उसका उपकोष कंप्लीटली फिल्ड होता है, उस उपकोष में जितने भी ऑर्बिटल अगर पूरी तरह से भरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और स्थायित्व को प्राप्त करता है जब हमारा उपकोष अर्धभरित होता है। बेटा अर्धभरित की सिचुएशन कौन सी होती है, इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी स्टेबिलिटी होती है। और d की अगर स्टेबिलिटी को मैं चेक करता हूं तो बेटा d में ऑर्बिटल्स की संख्या 5 होती है। अगर सभी ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो भी हमारा d उपकोष पूरी तरीके से स्थायी है। और d उपकोष स्थायी है तो पूरा एलिमेंट या परमाणु स्थायी है। तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किन सिचुएशंस पर स्थायी होता है, आपको बहुत चीजें ध्यान नहीं रखनी है, मैंने इसको बनाकर जरूर दिखा दिया है, लेकिन 2 ही कंडीशंस पर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी रख सकता है। पहला, जब उसके समस्त ऑर्बिटल या उपकोषों के समस्त ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हों तो वो स्टेबल होगा। और दूसरी सिचुएशन कब स्टेबल होगा, जब उसके समस्त उपकोषों के ऑर्बिटल जो हैं वो अर्धभरित हों। पूर्ण भरित होने पर सबसे अधिक स्थायी होता है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को।
जब ऑर्बिटल पूर्ण भरित होता है उस समय स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और जब अर्धभरित होती है स्टेबिलिटी तो भी होती है, लेकिन पूर्ण भरित की अपेक्षा अर्धभरित ऑर्बिटलों की स्टेबिलिटी थोड़ी सी, स्थायित्व थोड़ा सा, टिकाऊपन थोड़ा सा कम होता है। एक तो मुझे यह चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों की किस अरेंजमेंट पर अपने आप को स्थायी बना लेता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आए हुए जितने भी उपकोष हैं उनके सभी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हों, पूर्ण रूप से भरे हों तो स्थायी होता है पहली सिचुएशन, या तो उपकोष में आए हुए ऑर्बिटल सब हाफ फिल्ड हों, अर्धभरित हों, आधे आधे भरे हों। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता था तो 1 भरा मैंने, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को भरा। तो पूर्ण भरित और अर्धभरित उपकोष स्थायी होते हैं। इसके अलावा अन्य जो सिचुएशन होती है वो इतनी ज्यादा स्थायी नहीं होती है। तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद मुझे एक और चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस बात पर भी डिपेंड करता है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कितना है। आप सभी जानते हो नाभिक पर होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं बनी होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन होता है विद नेगेटिव चार्ज। अभी आप खुद सोच सकते हैं, अगर पॉजिटिव नाभिक होता है, पॉजिटिव चार्ज नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के मध्य में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी अंदर की ओर खींचेगा। सोचने वाली बात है, इस पर ध्यान रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचेगा, फिर से मैं चाहे इस बात को रिपीट कर दूं दोबारा से कि किसी भी परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन। इसके चारों ओर कुछ विशेष कक्षाएं बनी होती हैं, उन क्लासेस में घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचने का प्रयास करता है। अब सोचने वाली बात है, अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचेगा। अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कौन सी क्लास पे आने की कोशिश करेगा? इनर क्लास पर। चौथी पर होगा तो तीसरी पर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन चौथी क्लास से तीसरी पर, पांचवी से चौथी पर, छठवीं से पांचवी पर, सातवीं से छठवीं पर, इस प्रकार से अंदर की ओर क्लासेस में आना स्टार्ट कर देगा। पहली चीज आपको इसको भी बहुत ध्यान रखना है कि जब भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर वाली क्लास से कहां आना स्टार्ट कर देता है? अंदर की ओर आना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी बेटा इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल, यह भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग इतनी बातों को चेक कर लेंगे फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ूंगा। अब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल क्या है? तो बेटा मैं दूसरा फिगर बना देता हूं। ये नाभिक हो गया, इसके बाद कुछ क्लासेस हो गई और इन क्लासेस पे मैंने माना कि इस क्लास पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। पहली वाली क्लास पे भी मैंने माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इन पर भी -4। अब मैं क्या चेक करूंगा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज, इन सभी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? तो बेटा क्योंकि ड्यू टू सेम चार्ज मैं चेक कर रहा हूं इस बात को कि दोनों सभी इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश ही होता है, निगेटिव चार्ज ही होता है अवेलेबल, इसलिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सब एक जगह आने की कोशिश करेंगे कि दूर जाने की कोशिश करेंगे? तो सर बात आती है उस समय की जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहते हैं? दूर जाना चाहते हैं। और अगर दूर जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं?
फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, थर्ड से फोर्थ में जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण बल अधिक हुआ, इलेक्ट्रॉन हायर सेल में जाता है, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवीं क्लास पर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल बढ़ने पर क्लास बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से कहां की ओर आते हैं, अंदर वाली कक्षाओं की ओर आते हैं। तो बेटा इन तीन नियमों को अगर आपने पढ़ा, पहला इलेक्ट्रॉन कब अपनी अरेंजमेंट को स्थायी बनाकर तैयार करता है, फर्स्ट चीज। सेकंड, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है यह इलेक्ट्रॉन को अंदर की क्लासों पर खींचता है। और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल रहा है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की क्लासों पर भेजता है। तो बेटा ये अगर ये चीज, तीन चार चीजें आपको पता हैं तो इन चीजों से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हो। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आ जाता हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे स्कैंडियम 21 का, वैसे तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी है और ये चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है। अगर आप आवर्त सारणी को चेक करोगे तो मैंने जो एलिमेंट ऊपर से नीचे की ओर लिख रखे हैं ये आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट रखे हैं। और जब आवर्त सारणी में ये एलिमेंट लेफ्ट टू राइट रखे हैं तो आप उसमें लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। हमने उन्हीं एलिमेंट को ऊपर से नीचे की ओर रखा है। और एक चीज मैं जानता हूं, एक और चीज मैं लिखे देता हूं कि जब भी आप एलिमेंट्स में आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऐसी सिचुएशन पर आकार घटता है परमाणुओं का। तो मैं यहां लिखे देता हूं आकार क्या होता है, घट जाता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां लिख ही देता हूं। लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है, लेकिन मैंने तो एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे लिखा है। तो बेटा मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि ऊपर से नीचे आने पर भी एलिमेंट्स का आकार क्या होता है, एलिमेंट्स के एटम्स का आकार घटने लगता है। अब एलिमेंट्स के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेक किया जाए तो स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन, और 21 इलेक्ट्रॉन में मैंने केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स को भर के दिखाया है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को भर के दिखाया है तो अभी 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो मैंने नहीं दिखाए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस हिसाब से लिखा, यहां AR आर्गन को सिंबल दिया गया है और फिर 3D1 4s2 लिखा गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का, मैं करके दिखाता हूं। मैं स्कैंडियम का ही करके दिखा देता हूं। बेटा स्कैंडियम का 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये 21 इलेक्ट्रॉन है, आप चेक कर सकते हैं। 2 2 4 4 6 10 10 एंड 2 12 12 6 18 18 के बाद 19 और 2 हो जाता है 21। अगर मैं यहां से यहां तक चेक करूं, मैं यहां से यहां तक चेक करता हूं, ये 18 इलेक्ट्रॉन है। यहां से यहां अगर मैं चेक करता हूं ये 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे यहां आर्गन में। अगर आप कभी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आपको यह पता चलेगा कि जो यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 18 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल ऐसा होता है। तो मैंने इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह पे इनर्ट एलिमेंट आर्गन को लिख रखा है। अब यहां तक का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह मैंने आर्गन को लिख दिया। आगे क्या बचा मेरा 3d1 एंड 4s2। तो मैंने साथ में 3d1 और 4s2 को शो किया है। तो मैंने 3d1 और 4s2 को शो किया है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। अच्छा ये भी एलिमेंट है कि आपने यहीं तक केवल लिया, आप चाहते तो 4s2 को ले लेते और आप कैल्शियम लिख सकते थे क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन 20 हो जाते और 3d1 को दिखा देते। तो बेटा आपको इस बात को रखना है, आप इतने को हटाकर केवल आर्गन को इसलिए रख रहे हैं, आर्गन की जगह पर कोई अक्रिय तत्व ही आ सकता है, कोई क्रियाशील तत्व तो आप आर्गन की जगह पे नहीं रख सकते। देखो मैंने यहां सब अक्रिय तत्व आर्गन तक लिखा है,
मैंने यहां क्रिप्टन के लिए लिखा है, मैंने यहां जीनॉन के लिए लिखा है और यहां रेडॉन के लिए। तो आप अक्रिय तत्व जब भी आपको, जैसे आप मान लेते हैं कि 55 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो 55 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले मैं चेक करूंगा कौन सा इनर्ट एलिमेंट है। मैं इनर्ट एलिमेंट को लिखूंगा और इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे मैं उनको साथ में आगे लिख दूंगा। तो मुझे सबसे पहले चेक करना होता है कि जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला है उसके पहले कौन सा इनर्ट एलिमेंट है। अब जैसे मैंने स्कैंडियम के किया तो 18 तक, तो एटॉमिक नंबर 18 तक तो आर्गन ही है, बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने 3d1 पे भरा, 4s2 पे भरा। अब इलेक्ट्रॉन भरा कैसे, आपने पहले भी पढ़ रखा था कि 4s पहले भरा जाएगा, 3d बाद में भरा जाएगा। तो 4s पहले मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए क्योंकि मुझे पहले भरने थे, 4s को मैंने कंप्लीट किया, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा 3d में भेज दिया। 22 को चेक करोगे, 4s को पहले भरेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे मैंने 3d को दे दिया। 23 में सेम चीज है, 4s2 में भरे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर जितने 3 इलेक्ट्रॉन बचे मैंने 3d को भर दिया। अभी सोचने वाली बात है, क्रोमियम पर आ जाएंगे, 4s1 कर दिया, इसका मतलब मैंने पहले 4s1 को पूरा कंप्लीटली नहीं भरा और मैंने 3d के बाद 3d1, 3d2, 3d3, तो यहां 3d4 आना चाहिए। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 और 3d2 आना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसी सिचुएशन पे मैं चेक करता हूं, अभी आप एक चीज ध्यान रखो, अब d को पहले चेक करते हैं। बेटा d पर 2 स्टेजेस पे ये स्थायी होता है, कब कब, जब d वाला कंप्लीटली भरा हो या d वाला हाफ फिल्ड हो, तभी तो स्थायी होता है। अब चेक करते हैं, d में जब कंप्लीटली भरा हो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फिल्ड हो तो 5 इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब जो d है वो 5 इलेक्ट्रॉनों पर और 10 इलेक्ट्रॉनों पर स्थायी रहता है। d अपने स्थायित्व को बनाने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। जैसे 4s से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3d के बाद 5, अर्थात ये अर्धभरित कक्षाएं बना लेता है। अगर अर्धभरित स्टेबिलिटी बना लेता है तो इसका भी काम हो गया और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। अभी आप चेक करोगे 4s में तब भी स्थायी होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s तब भी स्थायी होता है जब उस पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसी सिचुएशन पर s पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यह भी स्टेबल हो गया, 3d पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यह भी स्टेबल हो गया। तो इसमें क्या सोच सकता हूं कि क्रोमियम ने अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए 3d उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन बनाने चाहिए, क्योंकि d उपकोष 5 इलेक्ट्रॉनों पर स्थायी होता है, इसलिए उसने 4s से 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड की, जिसके कारण 4s पे 2 की जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा और 3d जहां 4 होना चाहिए वहां क्या हो गया, 5। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे 25 को चेक करते हैं। तो बेटा 5 के बाद 5 लिखा है, मैं 5 से क्या समझा, 3d5 तो स्थायी होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हम 4s को पहले से भी दे रहे थे। आगे मैं चलूंगा, 5 की जगह 6 है, ठीक है, 6 की जगह पे 7 है, सही चल रहा है, 7 की जगह पे 8 है, ये भी सही है। अब 8 की जगह पर यहां बेटा क्या होना चाहिए, 9, लेकिन बेटा यहां पर कितना लिख दिया गया है, 10। अब इस बात को भी चेक करेंगे, पहले मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे 4s पर और 9 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। कायदे से अगर मैं देखूं यहां 4s2 2 2 2 आना चाहिए, यहां से 6 7 8 के बाद 9 आना चाहिए। लेकिन फिर से मैं बताऊं, 9 अगर इलेक्ट्रॉन है d पर 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी। d अपने स्थायित्व को बनाने के लिए, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। 4s से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है तो 4s पर रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन और d पर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। इस तरह से 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से s भी स्थायी हो गया और d में 9 की जगह पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने से पूर्ण भरित हो गया d उपकोष, क्योंकि d उपकोष पूर्ण भरित हो गया बेटा, यह भी स्थायी हो गया। तो पूरे सीरीज में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में अगर मैं देखूं, मुझे 2 एलिमेंट्स में थोड़ा सा स्टेबिलिटी का क्रम अलग सा नजर आया, और वो भी क्यों, क्योंकि दोनों में से एलिमेंट्स में जो d उपकोष है वो अपने आप को अर्धभरित या पूर्ण भरित करने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, डिमांड कर लेता है। और जब 4s से 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर लेता है तो s में रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन और d में या तो इलेक्ट्रॉन 5 बनाता है और या इलेक्ट्रॉन कितने बनाता है, 10।
इस प्रकार से 2 बार स्टेबिलिटी को ये शो करता है। अब मैं अगर सेकेंड सीरीज पे आ जाता हूं तो मैं सेकेंड सीरीज पर चेक करता हूं कि 39 इट्रियम 39 पर 4s पे 2 है, 5s पे 2 है, ये बिल्कुल सही है। 4d पर 1 है, सही है। मैं आगे चलता हूं, 5s2 बिल्कुल सही, d पर 1 था तो d पर 2 हुआ। अब नेक्स्ट टाइम में मैं क्या चेक करता हूं, मैं इसको देखता हूं। और ये इसको क्यों देखूं, मैं लगभग सारे के सारे एलिमेंट, मुझे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं जिसमें 5s पर 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए आया होगा क्योंकि 5s ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दिया होगा, 4d को। 1 इलेक्ट्रॉन 4d को, 1 इलेक्ट्रॉन 4d को, 1 इलेक्ट्रॉन 4d को, 1 इलेक्ट्रॉन 4d को दिया होगा इस प्रकार से। अब बात आती है आखिर कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें 5s ने अपने इलेक्ट्रॉनों को 4d को देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कोई भी बाहरी कक्षा अपने से अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर तभी कर रही थी जब अंदर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने वाला था। अब अगर s ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसमें अभी भी इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब d वाला अभी भी जो है कोर्स ये कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुआ है, तो उसका भी बेटा रीजन है। जैसे आप सेकेंड सीरीज में इसमें से तो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, लेकिन अगर पावर सारणी में देखोगे तो आप कहां से चलते हो, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। उसका भी रीजन मैं बता दूं कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये नाभिक हो गया परमाणु का, इसके बाद ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। होता क्या है, अभी इसमें मैं चेक करूं, अगर इस चीज को यहां चेक करूं इस बात को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन 4d पर है और कुछ इलेक्ट्रॉन 5s पर है। कायदे से क्या होना चाहिए, 4d पे 1 था, 2 थे, अब कितने होने चाहिए, 3। अर्थात पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। चौथी कक्षा पर 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कायदे से पांचवी कक्षा पर होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन होता क्या है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर आने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लगता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो लगातार बढ़ने लगता है। अच्छा, लगातार क्यों बढ़ने लगता है, उसका भी रीजन है। जब आप जैसे ही नीचे की ओर एलिमेंट्स में आओगे, परमाणु का आकार छोटा होगा। अगर परमाणु का आकार छोटा होगा तो क्लास एक दूसरे के नजदीक आएंगी, और जब क्लास नजदीक आएंगी तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और बेटा जैसे ही आकर्षण बल बढ़ेगा, ये नाभिक बाहरी कक्षा के 5th क्लास के इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करके 4th क्लास में ले आएगा। तो जो 5th क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहां कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, और इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचकर 3rd क्लास में कर दिया गया। सोचने वाली बात है, सॉरी 4th क्लास में कर दिया गया। 5th क्लास से खींचा गया इलेक्ट्रॉन और 4th क्लास में किया गया। 5th से 4th क्लास में इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि नाभिक 5th क्लास के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था और उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण 5th क्लास का इलेक्ट्रॉन 4th क्लास में आ गया। अर्थात 5th क्लास में जो मेरे पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यहां 2 होने चाहिए थे, यहां 3 होने चाहिए थे, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन खींचकर 4d पर आ गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन बचा 1। तो आप इस बात को समझे कि 5s पे 2 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि नाभिकीय आवेश के कारण 5s का जो इलेक्ट्रॉन थे 2, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने अपनी ओर आकर्षित करके कक्षा 4 पे बुला लिया, क्लास 4th पे लिवा लिया। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट को देखता हूं तो सेम इसमें भी है। 5th क्लास पे 1 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचकर किस क्लास में ले आया गया, 4th क्लास में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां एक बढ़ गया है। यहां भी सेम चीज है, यहां भी सेम चीज है, यहां भी सेम चीज है। अब बात आती है पैलेडियम की। सर इसमें तो 5s पर 0 है, क्योंकि बेटा पैलेडियम का साइज बहुत छोटा होता है। अगर पैलेडियम का साइज बहुत छोटा होगा तो पैलेडियम के नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पैलेडियम के नाभिक और बाहरी कक्षा के मध्य आकर्षण बल ज्यादा था। पैलेडियम के नाभिक ने 5s के एक नहीं बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहां भेज दिया है, 4d पर।
और आप इस बात को भी चेक करो कि जब 5s के दोनों इलेक्ट्रॉनों को 4d पर ले आया है, d पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 10, और आप सभी जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाने की दशा में d उपकोष क्या स्थायित्व को शो करता है, स्टेबिलिटी को शो करता है। तो इसका रीजन ये भी रहा कि क्योंकि पैलेडियम का साइज काफी छोटा था, नाभिक ने पैलेडियम की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को तेजी आकर्षण बल से खींचा, और इतने आकर्षण बल से खींचा कि जो 5s पे 2 इलेक्ट्रॉन थे भी, वो 2 इलेक्ट्रॉन खींच कर किस पर आ गए 4d पर, 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा पर आ गए, और 5वीं कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे 0। अब आप अगर सिल्वर को चेक करोगे तो बेटा सिल्वर इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स वाली बात आई होगी। 4d पर अगर चाहे चेक करता हूं तो 4d पर 10 है, d पर 10 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, s पर 1 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होता है, ये दोनों स्टेबल हैं। लास्ट में अगर मैं चेक करता हूं तो ये अपनी जगह पे सही है कि 5s2 4d10। हमेशा स्टेबिलिटी कैसे चेक होती है, कायदे से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी इलेक्ट्रॉन d को मिलने चाहिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी के बेसिस पर s के इलेक्ट्रॉन घट जाया करते हैं, और कभी कभी तो 0 भी हो जाया करता है। ऐसे एलिमेंट्स को हम काफी ध्यान रखेंगे, जैसे पैलेडियम हमारा एलिमेंट है, इसको काफी ध्यान रखेंगे, और उन एलिमेंट्स को तो हमेशा ध्यान रखा करेंगे जो थोड़ा सा अलग सा व्यवहार दिखाते हैं, जो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्योंकि इसने नहीं पहुंचाया, मैंने इस पे स्टार का सिंबल भी नहीं बनाया। अब मैं थर्ड सीरीज पे आ जाता हूं, तो थर्ड सीरीज में बेटा मैंने फिर से पहले बता रखा था, s पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन d पर भरने चाहिए। s पर 2 इलेक्ट्रॉन d पर 1 सही जा रहा है, s पे 2 इलेक्ट्रॉन d पर 2, s पर 2 इलेक्ट्रॉन d पर 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही चल रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन। अभी आगे चलते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बेटा 7 से कायदे से मुझे यहां 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए, लेकिन बेटा इस पे भी हुआ, प्लेटिनम का जो इरिडियम के बाद एलिमेंट जो प्लेटिनम आता है बेटा, इसका साइज छोटा होता है। अभी सोचो अगर प्लेटिनम का साइज छोटा होगा तो प्लेटिनम के नाभिक और 6वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कैसा हो जाएगा ज्यादा, और जब 6वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होगा, नाभिक 6वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 5वीं कक्षा में खींच लाएगा। 6वीं कक्षा पे कायदे से 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां 8 थे, लेकिन क्योंकि नाभिक ने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाया, 6वीं कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हुए 5वीं कक्षा पर ले आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने अरेंजमेंट को चेंज किया, क्योंकि ये एक नए प्रकार का एलिमेंट है। मैं इसको लिखे देता हूं, अगर अपवाद में से है मैं इसको लिखता हूं। नेक्स्ट सर 79 वाले का गोल्ड का क्यों 10 किया, तो बेटा 10 और 1 का कॉम्बिनेशन में आप जानते हो d 10 पर स्टेबल होता है, s 2 पर भी स्टेबल होता है, 1 पे भी स्टेबल होता है। अभी सोचो अगर ये s वाला इलेक्ट्रॉन d पर ना आता, d पर 9 होते, s पर 2 होता, s तो स्टेबल होता 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर, क्या 5d 9 पर स्टेबल होता, तो 9 पर स्टेबल ना होता। अब क्योंकि d 9 पर स्टेबल ना होता, s ने एक इलेक्ट्रॉन d को दिया, 10 हुआ, यहां 1 बचा, अब d भी स्टेबल है और s भी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर s से d पर हुआ। क्यों? 2 कारण है, पहला स्टेबिलिटी एंड अदर मैं रीजन देखता हूं तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को इनर सेल पर क्या कर लिया जाएगा, ट्रांसफर खींच लिया जाएगा। और बेटा मैं लास्ट को देखता हूं तो इसमें से कोई गड़बड़ी नहीं है, s पर 2 है और d पर 10 है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम फिट है। लास्ट सीरीज को देखता हूं मैं, 4th ट्रांजिशन एलिमेंट को, ट्रांजिशन सीरीज को, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को चेक करता हूं। 89 से लेकर 112 तक थे। मैं इसको पढ़ाने से पहले ही मैं एक बात क्लियर कर दूं, सोचो 89 से लेकर 112 तक के जितने भी एलिमेंट है, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7वीं कक्षा तक गया है। बेटा आप इस बात को और मानोगे, क्या मानोगे, पहले इसको मिटा लिया जाए फिर देखते हैं क्या मानोगे, कि जब नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक हो गया बेटा, मैं पॉजिटिव चार्ज से भी बना सकता हूं, ये नाभिक हो गया। इसके बाद 7 कक्षाएं बनी, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास।
ये तो मानते हुए नाभिक से 7वीं क्लास जो है वो सबसे ज्यादा दूरी पर है, 7th क्लास जो है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूरी पर है। इसलिए 7th क्लास पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि 7th क्लास नाभिक से बहुत दूरी पर है, अगर नाभिक से बहुत दूरी पर 7th क्लास के इलेक्ट्रॉन है और नाभिक बहुत डिस्टेंस पर है तो इन दोनों के बीच का लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होगा। अर्थात 7th क्लास के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक द्वारा खींचा जाना तो बहुत कम रहेगा, बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। अर्थात 7th क्लास के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक द्वारा खींचा जा पाना एक प्रकार से असंभव कार्य है। मैं ये नहीं कहता कि खींचता नहीं, अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन खींचकर 7वीं क्लास से 6वीं क्लास पर ले आए ये काफी कठिन काम है। 7 क्लासों में आप खुद जानते हो, जैसे 7th क्लास बनाते चले जाओगे न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स लो हो जाएगा और 7वीं क्लास से अंदर के इलेक्ट्रॉन को खींचा जा पाना उतना ही कठिन होगा। दूसरी बात, आप इसको चेक करो, सब में एक 104, 106, 112 तक, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या था 21, 22, 23, 24, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या है 100 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है। अगर 100 से अबव इलेक्ट्रॉन है तो एक बात और है, पूरी क्लास में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, पूरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन घेरे पड़े हैं। और बेटा जब पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भरा होगा, आप सोचो वे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, ज्यादा। क्यों? अगर एक परमाणु में 100 इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाए, आप खुद समझते हो 100 इलेक्ट्रॉनों को भरने में इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो वे सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाएंगे और प्रतिकर्षण लगाते हुए बाहर की ओर जाने का प्रयास करेंगे, अर्थात निचली कक्षाओं से बाहर की ओर जाने का प्रयास करते रहेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो 7th क्लास तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब जाता है न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड अदर थिंग इज दैट कि जब इलेक्ट्रॉन 100 से अबव निकल जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन पर वे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के काफी क्लोज रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन क्लोज रहते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन क्लास में बाहर की ओर जाना चाहता है। बाहर का मतलब 6 से 7वीं क्लास में, 5वीं से 6वीं में, चौथी से 5वीं में, तीसरी से चौथी में बाहरी क्लासों में जाना चाहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी क्लासों में जाना चाहता है, मैंने 7s पर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होगा तो किन क्लासों में सबसे पहले जाएगा, 7 में, इसलिए 7 पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। बाकी जो बचे मैंने 5d पर इलेक्ट्रॉनों को स्थान दिया है, 6d पर दिया स्थान, तो 6d पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा यहां 10 क्यों हो गया? अगर सभी इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश कर रहे थे तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दूर जाता और पहले किस क्लास में जाता, 7th में, और 7th में अगर 2 भर जाते तो d में 9 भी बचते, क्योंकि इसमें तो सब में 2 भरा रखा है, तो सारे अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाने की कोशिश करते तो इसमें भी तो 7 पे 2 होते। लेकिन बेटा मैंने फिर बताया 7 पे 2 रखने पर और d पर 9 रखने पर, 7s पर 2 रखने पर s उपकोष तो स्थायी हो गया, परंतु 6d पर 9 इलेक्ट्रॉन रखने पर d उपकोष स्थायी नहीं हुआ, तो मुझे d उपकोष को भी स्थायी बनाना पड़ा, और उस d उपकोष को स्थायी बनाने के लिए s ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर किया और d को दे दिया। अब कहोगे सर जी d को इलेक्ट्रॉन दे दिया क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट बने वो स्टेबल बने। अब 7s1 भी स्टेबल है 1 इलेक्ट्रॉन रखे, और 6d 10 भी स्टेबल है, d में 10 और 5 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबिलिटी को शो करता है। तो बेटा अगर मैं सबसे ज्यादा अगर चेक करता हूं कहना कि अपवाद रखने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले एलिमेंट, तो बेटा मुझे बहुत ज्यादा एलिमेंट जो है वो सेकेंड सीरीज में मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई पूछता है सेकेंड सीरीज में क्यों मिलते हैं, सेकेंड सीरीज में एटम्स का साइज छोटा होता है, और जब एटम का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करता है, और आकर्षित करते हुए 5s से हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को तोड़कर 4d में ले आता है अंदर की ओर, 5वीं कक्षा से निकल के चौथी कक्षा में भर देता है, और 5वीं कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। कुछ अपवाद फर्स्ट सीरीज में है, ज्यादा अपवाद सेकंड सीरीज में है, थर्ड सीरीज में एक अपवाद है प्लेटिनम, और जबकि लास्ट सीरीज पर अगर देखा जाए 4th सीरीज पर तो Rg ये एक अपवाद है। तो बेटा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में मैं आपको दोबारा से बता दूं, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। उपकोष पूर्ण भरित होगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने F को नहीं बनाया, लेकिन अगर F में 14 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है। दूसरी जगह पर भी स्टेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है एटम द्वारा। कब? जब उसके इलेक्ट्रॉन S में सिंगल भरा हो, आधा भरा हो, P में एक सिंगल सिंगल आधा भरा हो, अर्थात D में भी सिंगल सिंगल आधे भरे हों, और F में भी 7 इलेक्ट्रॉन अगर भरे हों तो भी वो स्टेबल होता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट 2 बातों पर निर्भर करती है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल। जब भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन 6वीं से 5वीं कक्षा पे, 7वीं से 6वीं पे, 4थी से 3री पर अंदर की ओर आएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पे एक ही बचा, एक अंदर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बचा, एक अंदर आ गया, इनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन 4थी क्लास पर आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन का जब प्रतिकर्षण फोर्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण बल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी व्यवस्था को दूर ले जाना चाहता है, जो कि इस सीरीज में हुआ। 7th क्लास बहुत दूर थी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण सब 7th क्लास में पहले भरने लगे, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 7th क्लास को मिलना स्टार्ट हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अंदर भरे गए। तो बेटा इस प्रकार से आप अरेंजमेंट को बना सकते हो। तो ये हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों के गुण क्या हैं, इनको पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।